So today we are having Rahul Singh sir, the renowned archaeologist of the state with us, archaeologist as well as culture expert. So sir, welcome to our podcast. इस पे हम बातें करने वाले हैं जहाँ पे हम ज्यादातर यूथ के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अक्सर हमने सुना है कि जो आर्कियोलॉजी हिस्ट्री जो चीजें होती हैं इससे यूथ काफी डिस्कनेक्ट होते हैं आजकल, क्योंकि ये उतना शायद लुभा नहीं पाता है। खजाने की खोज होती है। Yes. और लोगों से अक्सर बातें करता हूँ, हेरिटेज वॉक्स हम लोग करते हैं, काफी यूथ के साथ करते हैं, तो मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि क्या आपने इंडियाना जोन्स, नेशनल ट्रेजर वगैरह देखी हैं, तो किसी ने नहीं देखा। राम सेतु पूछता हूँ, सबने देखी होती है। ये थोड़ा सा ट्रेंड है आजकल। हम शुरू करते हैं सर एक छोटा सा आपका परिचय के साथ में। काफी आप वैसे भी काफी प्रसिद्ध हैं, पर जो हमारी अभी जो व्यूवरशिप है वो यूथ के साथ में काफी है, और यूथ्स के लिए एक छोटा सा परिचय के साथ आपके हम शुरू करते हैं। मैं परिचय देने के लिए पहली बात तो यही कहूँगा कि आपने बात शुरू की राहुल सिंह से। मैं आमतौर पे अपना नाम, पूरा नाम राहुल कुमार सिंह लिखता हूँ, क्योंकि राहुल बहुत सारे हैं, आप सब जानते हैं कौन कौन, और राहुल सिंह भी बहुत सारे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई थी जब सर्वोत्तम रीडर्स डाइजेस्ट आया। खुशवंत सिंह जी के सन थे राहुल सिंह। एक और राहुल सिंह है, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। तो मेरा ऑफिशियल नाम राहुल कुमार सिंह है, तो बोलचाल में लोग राहुल सिंह कहते हैं, लेकिन तो पहला परिचय तो ये अपने नाम का परिचय। काम का परिचय, मैं पेशे से और रुचि से, दोनों से मैं पुरातत्व, आर्कियोलॉजी से जुड़ा रहा हूँ। और कॉलेज के दिनों में हमने जिस आर्कियोलॉजी की पढ़ाई की, उस आर्कियोलॉजी को कहा जाता था एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व। मोटे तौर पे पुरातत्व की बात आती है तो लोग दो चीज़ों से रिलेट करते हैं। एक, पुरातत्व का मतलब होता है कि वो खुदाई करता है, एक्सकेवेशन करता है। नंबर दो, उसके लिए जनरली ये होता है कि वो खुदाई में कुछ खजाने आ जाने का पता होता है, खजाना मिल जाता है। नंबर दो होता है। तीसरी एक चीज़ जिसको लेके बहुत मैं मानता हूँ कि ऐसी धारणा है, जो मिसकंसेप्शन है, वो है कि कोई भी पुरानी चीज़ तो उसके लिए कार्बन डेटिंग। तो ये कोई भी अगर ऐसी कोई मिथुन मूर्ति है, कोई इरोटिक इमेज है, तो वो खजुराहो शैली। तो इस तरह की जो बातें पुरातत्व के साथ हैं, जो वास्तव में ऐसी नहीं है या उसके क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो अपने पेशे के साथ ये बात जोड़ के मैं कहना चाहता हूँ। और जैसा मैंने विषय का नाम इसलिए पूरी तरह से कहा कि प्राचीन भारतीय इतिहास है, तो आपको परंपराएं पढ़नी पड़ती हैं, रुचि लेनी पड़ती है, पुराने साहित्य में आपको रुचि लेना होता है, और संस्कृति है तो संस्कृति के विभिन्न पक्षों पे, तो वो परफॉर्मिंग आर्ट है, क्रिएटिव आर्ट है, तो इन चीज़ों में भी आपको थोड़ी दिलचस्पी रखनी पड़ती है। तो वो सब मेरी दिलचस्पी भी रही, काम का हिस्सा भी रहा। बिल्कुल सर, जैसे आपने बताया बहुत सुंदर है कि यदि आपको आर्कियोलॉजी समझनी है तो आपको कहीं ना कहीं कल्चर, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स, ये सारी चीजें समझनी पड़ती है। उस जियोग्राफिकल एरिया को स्पेसिफिक लेकर भी होता है। जैसे आपने कहा कि खजुराहो शैली हो गई, तो अब भोरमदेव की बात हो रही है, तो भोरमदेव इस क्षेत्र के संदर्भ में है और खजुराहो अपने उस क्षेत्र के संदर्भ में। तो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के संदर्भ में हमको बातें भी करनी पड़ती हैं आर्कियोलॉजी में। और हम जब आइकोनोग्राफी, आइकोनोमेट्री की हम पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमको देखना पड़ता है कि शास्त्रों में वो आइकोनोग्राफी कैसे मेंशन्ड हुई है। कई जगहों पे हम देखते हैं जिसको हम अक्सर कहते हैं आर्टिस्टिक इंटरप्रिटेशन देखने मिल जाता है कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं, पढ़ा ही नहीं कभी। तो वो बनाने वाले की खुद की एक जो कलात्मक उसमें एक्सप्रेशन देखने मिलता है हमको, कभी कभी वो भी सामने आ जाता है। तो ये आर्कियोलॉजी कल्चर के साथ हमेशा कंबाइंड रहा है, और शायद इसीलिए मोस्ट कॉलेजेस में आज भी ये एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी के नाम से है। और इसी रूप में यस, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में आज भी ऐसा ही है। कुछ कॉलेजेस ने अब सिर्फ आर्कियोलॉजी पे काम शुरू कर दिया है। हमने हमने सुना है सर आपके बारे में कि सर आप अकलतरा से हैं, और अकलतरा अपने आप में काफ़ी ऐतिहासिक जगह रही है। अकलतरा से आपका क्या जुड़ाव रहा है, और कैसे आप आर्कियोलॉजी में आप कैसे आए, आपका इंटरेस्ट कैसे इस फील्ड में आया? देखिए, बहुत सारी बातें उसमें हो सकती हैं, लेकिन मैं थोड़ा संक्षेप में उसको कहना चाहूँ तो
अकलतरा मेरी मातृभूमि है और ऐतिहासिक कहने के नाम पे हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पास में अकलतरा से मुश्किल से 3 किलोमीटर एक स्थान है कोटगढ़। और कोटगढ़ है, उसमें मड रैम्पर्ट फोर्ट है जो मिट्टी के दीवाल वाला गढ़ है, वो केंद्र शासन द्वारा संरक्षित स्मारक भी है। और उसमें कलचुरी काल के यानी 12वीं शताब्दी के और उसके बाद मराठों के यानी 18वीं 19वीं शताब्दी के दोनों के प्रमाण मिलते हैं। कुछ चीज़ें हो सकता है कि उसका बचपन से मन में असर रहा हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये तो शायद सबके साथ होता है। मेरी पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई अकलतरा से हुई। हम लोग 11वीं 11+3 3 साल का ग्रेजुएशन और 11वीं मेरी पढ़ाई में 11वीं तक स्कूल में पढ़ाई के बाद मैं एक वो हिस्सा ज़रूर मेंशन करना चाहता हूँ कि मेरी 2 साल की पढ़ाई उसके बाद ऐसी रही जो कोर्स की कम और दीगर चीज़ों की ज़्यादा रही, और उसका रिज़ल्ट जो परिणाम तात्कालिक रूप से आया वो दूसरे लोगों के लिए बड़ा निराशाजनक था। मुझे बहुत उससे फ़र्क नहीं पड़ा, मैं 2 साल फेल हुआ क्योंकि मैं दीगर चीज़ें पढ़ता रहा जिसमें मेरी रुचि थी। और फिर संयोग हुआ कि मैं उसके बाद मेरी आर्कियोलॉजी की पढ़ाई, और आर्कियोलॉजी की पढ़ाई के लिए भी अगर मैं एक छोटी सी बात ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि इतिहास में डेट्स, तिथियाँ, सन, ये सब चीज़ मुझे बहुत परेशान करती थी, याद नहीं रहती थी, अभी भी बहुत याद नहीं रहती। कई बार दूसरे मुझे विश करते हैं तो मुझे याद आता है कि आज मेरा जन्मदिन है, तो वो उसमें मैं बहुत कमज़ोर हूँ। हिस्ट्री की बात आई तो हमारे उस समय में 4 जो गुरुदेव हम लोगों के रहे हैं, डॉक्टर विष्णु सिंह ठाकुर जो हमको आर्कियोलॉजी पढ़ाते थे, गुणवंत व्यास सर थे, लक्ष्मीकांत शर्मा सर थे और बालचंद कछवाहा जी। तो ये जब मैं एडमिशन लिया तो मुझे ये मालूम भी नहीं था ठीक से कि ग्रेजुएशन में हमको 3 सब्जेक्ट ऑप्ट करने होते हैं। तो दुर्गा कॉलेज में उस समय सिलेबस होता था, उसमें कुछ 20-22 सब्जेक्ट होते थे। मैंने 1 2 3 टिक कर दिया, भाई सब्जेक्ट ही तो लेना है, पढ़ लेंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं होता। हिस्ट्री की बात आई, मैंने कहा हिस्ट्री मुझसे नहीं हो सकता। तो मुझे बहुत ऐसी बात कही गई जो मुझे आज भी याद आती है और जो मैं दूसरों से हमेशा शेयर करना चाहता हूँ। विष्णु सिंह ठाकुर सर ने कहा कि देखो, ये वो हिस्ट्री नहीं है जिसमें तुमको डेट से याद करनी पड़े। जो तुम्हारा कोर्स है वो 6th सेंचुरी BC से, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से चालू होगा, बौद्ध काल से चालू होगा और 12वीं शताब्दी ईस्वी तक आएगा। कुल मिला के 18 सदियों का इतिहास है। और प्राचीन भारतीय इतिहास में तुमको सन अगर नहीं आ रहा है तो तुम बात कर सकते हो सेंचुरीज में। 6th सेंचुरी BC मतलब वो बुद्ध का काल है, 3rd 4th सेंचुरी BC मतलब मौर्य और अशोक का काल है, 1st सेंचुरी AD मतलब कुषाणों का काल है, 4th 5th सेंचुरी गुप्तों का काल है, 7th सेंचुरी हर्ष का काल है, एंड सो ऑन। मुझे लगा कि 18 सदियां तो मैं 18 तो याद कर सकता हूँ, इस तरह मैं इसमें आया। लेकिन ये ठाकुर सर और बाकी लोगों का, बाद में डॉक्टर लक्ष्मी शंकर निगम हमारे गुरु रहे, तो इनकी बदौलत मेरी उसमें रुचि पर्याप्त बढ़ी। और फिर शायद इसीलिए अगर मैं थोड़ा बहुत कुछ कर पाया उस क्षेत्र में तो इन गुरुओं के कारण और उनसे, उनकी प्रेरणा से जो मुझे रुचि हुई वो कारण बना। थोड़ा बहुत तो नहीं कहेंगे हम लोग। काफी कुछ आपका योगदान रहा है इस क्षेत्र में, इस राज्य के लिए देखिए स्पेसिफिक। क्या होता है कि इतनी बड़ी उम्र आते तक आप थोड़ा थोड़ा कुछ करते रहें तो बहुत कुछ हो जाता है। वो कोई बहुत कुछ होता नहीं, क्योंकि जी। उम्र में ये जरूर है कि आपको लगातार लगे रहना पड़ता है, सबसे जरूरी। अगर ये आप क्रेडिट मुझे देना चाहें तो मैं लेना चाहूंगा, न देना चाहें तो मैं अब खुद से ले लूंगा। परसिवरेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। यस यस यस। मैं ये बात मेंशन खास तौर पे करना चाहता हूँ कि मैं अपने बारे में, मुझे कोई भ्रम नहीं है कि मैं एवरेज या बिलो एवरेज हूँ, लेकिन ये रियलाइज होने के बाद मुझे मेहनत करना आता है।
मुझे दूसरों से अधिक समय काम के लिए देना आता है, और अगर मैंने छोटी सी कोई चीज़ हासिल कर ली है तो उसे बचा के रखना आता है। अगर आप में मुझ में कोई चीज़ दिखती है तो इस कारण दिखती है, इसलिए नहीं कि मैं कोई बहुत इंटेलेक्चुअल हूँ, बहुत बड़ा विद्वान हूँ, बहुत ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम जस्ट क्वाइट एवरेज, बिलो एवरेज पर्सन। बहुत सुंदर। एक जगह का नाम आपने लिया सर, आपके मातृभूमि के पास, कोटगढ़। कोट कोटगढ़ को हम अक्सर सुनते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो नामकरण है, जो इटोमोलॉजी है इस शब्द की, ये बहुत मॉडर्न है। हालांकि ये मॉडर्न है नहीं। छत्तीसगढ़ का अस्तित्व, ये जो नाम है, ये काफी पहले से आता है। छत्तीसगढ़ का नामकरण आखिर छत्तीसगढ़ हम क्यों बोलते हैं, इसको, इस बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। ये रिकॉर्डेड है, क्योंकि हम साहित्य में देखिए, इतिहास भी तो लगभग ज्यूडिशरी जैसी, न्यायालय जैसी व्यवस्था है कि हमको अगर कोई प्रमाण, कोई दस्तावेज मिलते हैं तब हम कह सकते हैं। हो सकता है प्रचलन पुराना रहा हो, लेकिन हमको जहाँ लिखित प्रमाण मिलते हैं वो 15वीं शताब्दी में मिलते हैं, और उसका आधार भी ये पता लगता है कि ये कहा जाता है जो कि शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 और शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18, तो दरअसल ये 36 रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के सेंटर थे। छत्तीसगढ़ का नक्शा आप देखें, थोड़ी देर के लिए ध्यान में लाएं, तो जो हमारा लगभग 44% जो ग्रीन कवर है या फॉरेस्ट कवर, तो बीच का हिस्सा है वो मैदानी हिस्सा है जो धान का कटोरा कहा जाता है, और यही हिस्सा है जो यूं उस छत्तीसगढ़ को डिनोट करता है। बीचों बीच करीब करीब शिवनाथ नदी काटती है, और ये प्रशासनिक केंद्र हुआ करते थे, और जितने पहाड़ी और वन क्षेत्र थे वो दुर्गम क्षेत्र थे और उस ख्याल से उपजाऊ नहीं थे। जब नेचुरल रिसोर्स, जितनी प्राकृतिक संपदा है या खनिज संपदा है, उसका दोहन नहीं होता था या उसका उस तरह से बाजार में मूल्य नहीं मिलता था, तो पूरी की पूरी जो एग्रो इकोनॉमी थी, जो कृषि आधारित अर्थशास्त्र है, अर्थव्यवस्था है, वो होती थी। तो ये मैदानी क्षेत्रों में होता था। तो जो भी सेंट्रल पावर होता था, मोटे तौर पे लंबे समय जो यहाँ कलचुरियों ने राज्य किया, लगभग 10वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक, तो उनकी ये प्रशासनिक व्यवस्था थी, और वो इसी मैदानी क्षेत्र में, जिसको वो खालसा कहते थे। एक सवाल अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि लोगों के मन में भी ये जिक्र अक्सर आता है कि क्यों हमें इतिहास पढ़ना चाहिए, क्या मतलब है इतिहास को पढ़ने का, क्या इतिहास एक्चुअल में हमारे सोसाइटी के अंदर में कोई वैल्यू ऐड कर पा रहा है। और ख़ासतौर से जो मॉडर्न परिवेश में जो इतिहास पढ़ाया जाता है कि सिर्फ इतना, सिर्फ इतना, सिर्फ इतना, खंड खंड पे, क्या ये एक्चुअल में एक व्यक्ति के जीवन में कोई प्रभाव डाल पाता है। देखिए, इस पे बहुत सारी बातें हुई हैं, और ये सवाल तो होता ही है बहुत अलग अलग तो तरह से। व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास है क्या, हिस्ट्रियोग्राफी, इस पे बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन अगर मोटे तौर पे मैं अपनी समझ से, अपने ढंग से अगर उस बात को कहना चाहूँ, तो मैं कहूँगा कि एक शब्द है पृष्ठभूमि। जो आप बात कर रहे थे अलग अलग भूगोल की, पृष्ठभूमि की शब्द को अगर हम शब्दशः देखें तो पृष्ठ क्या होता है? पृष्ठ होता है बैक, और भूमि होता है, वो है लैंड, है ना। तो दरअसल हिस्ट्री और ज्योग्राफी, हम कहीं भी खड़े होने की कोशिश करें तो उसकी कोई पृष्ठभूमि जरूर होगी। बिना पृष्ठभूमि के हम खड़े ही नहीं हो सकते। तो हम जहाँ खड़े हैं उस जगह की पृष्ठभूमि क्या है, हम जो काम कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, ये जैसे ही हमारे मन में जिज्ञासा होती है, उसको अलग अलग ढंग से देखने की कोशिश कीजिए। जो हमारा भारतीय ज्योतिष है, उस ज्योतिष में 3 शब्द कहे जाते हैं। वो 3 शब्द हैं, वो एक तरह से कहिए कि जो हमारा प्रारब्ध है वो फ्यूचर है, क्रियमाण है वो हमारा कर्म है, जो हमारा प्रेजेंट है, और
संचित, जातक का संचित है, वो ये है कि हमारा बैकग्राउंड है। एक बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ कोई चीज, ये तो बड़ा दार्शनिक विवाद का प्रश्न रहा है कि वो कोरे स्लेट की तरह होता है कि अनुभववाद और बुद्धिवाद का जो सवाल है। लेकिन अगर हम उसको उस तरह से देखें तो उसके उसके जीन, आजकल तो जीन मैपिंग और जीनोम की चर्चा होती है, तो वो होता है। तो दरअसल हिस्ट्री तो यही है, बायोलॉजिकल हिस्ट्री, बुकिश हिस्ट्री, अलग अलग तरह की ये सारी चीज़ें हिस्ट्री हैं। और कोई भी चीज़ जानने की बात आती है तो हमेशा हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं उसके इतिहास से, हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं उसके जड़ों से, उसके रूट्स से। और देखिए, जो भी बौद्धिक उद्यम होते हैं, एक जो फ्रायड के साथ जिन मनोवैज्ञानिक का नाम लिया जाता है, सीजे जुंग, कार्ल गुस्ताव जुंग, युंग की सबसे जो प्रसिद्ध किताब है ड्रीम्स, मेमोरीज एंड रिफ्लेक्शंस। आप इन तीनों शब्दों को पकड़िए, ड्रीम्स, मेमोरीज एंड रिफ्लेक्शंस। ड्रीम्स क्या है? फ्यूचर है। मेमोरीज क्या है? पास्ट है। एंड रिफ्लेक्शंस क्या है? वो प्रेजेंट है, जो आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने इसकी बहुत बढ़िया परिभाषा कही थी, वो मुझे बहुत पसंद है और शायद मैंने ये पहले कभी नहीं सुना था। उन्होंने कहा था कि हम चलते हैं तो हमारा पिछला कदम हमारा पास्ट है, इतिहास है, जो कदम आगे बढ़ा है वो हमारा भविष्य है, और दोनों कदमों के बीच हमारा वर्तमान है। मुझे ये बात उनकी बहुत पसंद है। बहुत सुंदर। एक कविता की तरह परिभाषा है ये। और वैसे भी जो सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज हैं, उसमें किसी चीज को बहुत डेफिनिट, बहुत पारिभाषिक ढंग से कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम देखें, अलग अलग ढंग से समझने की कोशिश करें, तो ये बात मुझे डॉक्टर चितरंजन कर, भाषा विज्ञानी हैं, मैं याद कर पा रहा हूँ कि संभवतः उन्होंने ये बात कही थी। बिल्कुल, बहुत सुंदर। ये जो कदमों की जो एनालॉजी दी गई है, बहुत सुंदर एनालॉजी है। तो अक्सर हम कहते हैं कि जो कदम हम बढ़ा रहे हैं आगे की तरफ में, ये कदम जो होता है आगे की प्लानिंग, ग्रोथ के बारे में डिस्कशंस, विकास कैसे होगा, डेवलपमेंट कैसे आएगा। और हमने देखा है रायपुर में कुछ हमने हमारी हेरिटेज बिल्डिंग्स भी खोई हैं, सिटी कोतवाली जिनमें से एक रही है। किस्मत से नगर निगम का पुराना ऑफिस जो था वो बच गया, हालांकि वो भी बहुत अब अच्छे कंडीशन पे नहीं है। तो ये वहीं हम देखते हैं मुंबई जैसे शहरों पे, जहाँ पे बिल्डिंग्स के एडेप्टिव रीयूज की बहुत सुंदर एक हमने उसको देखा है। तो जो पास्ट है उसे संजो कर रखना भविष्य में आने वाले पीढ़ियों के लिए और हमारे खुद के लिए भी, क्या ये ग्रोथ को हैम्पर करता है, क्या ये ग्रोथ को हिंडर करता है? हाँ, दोनों दोनों अप्रोच है, दोनों अप्रोच है। कोई बहुत, मुझे लगता है कि पक्का सिद्धांत तो नहीं कहा जा सकता। हमारे इमोशंस हैं, हमको बचा के चीज़ों को रखना चाहिए, लेकिन बचा के रख सकने की एक सीमा है, और वो सीमा हमारी क्षमता और कई बार हमारी अपनी आप देखिए, आपका एक 2 BHK फ्लैट है, आप अपने पुरखों की कितनी सारी स्मृतियों को संजो के रख सकते हैं। म्यूजियम बनाना है आपको, म्यूजियम बनाना है तो आप ऐसे सोचें अगर कि जो गांधी की के लिए जो म्यूजियम्स हैं, नेहरू के लिए जो म्यूजियम्स हैं, अगर हमारे पास रिसोर्स है, बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को हम यूज़ कर ले रहे हैं, तब वो हो पा रहा है। तो ऐसी ढेरों सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको बचा के रखना चाहिए, लेकिन हमारे अपने वैसे रिसोर्स शायद पूरे नहीं होते हैं। और चीज़ों को बचा के रहना, रखना, धरोहर को संजो के रखना, उसके लिए हमको बहुत आर्थिक रूप से भी हमारी अपनी सोच तो चाहिए ही कि हम उसको ज़रूरी समझें। और हमारी कई बार मुझे ये लगता है कि हमारे दर्शन में जो नश्वरता, हम पेरिशेबल, हम भौतिक दुनिया को बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानते अपने दर्शन में, अपने अध्यात्म में। तो माया महाठगिनी हम जानी,
तो कोई भी भौतिक स्वरूप की चीज है उसका शायद हमारे लिए हमारी सोच में बहुत महत्व नहीं होता। कई बार शायद ये भी एक कारण होता है। और दूसरा कारण मुझे लगता है कि रिसोर्सेस हैं, हमारे पास वैसे रिसोर्स नहीं हैं, हम उसको उस तरह से उस तरह से उसको टूरिस्ट अट्रैक्शन का, उस तरह से कोई आर्थिक उपार्जन का साधन नहीं बना पाते हैं, तो भी उसको रोक के रखने में हमको मुश्किल होती है। कमर्शियल वाइबिलिटी एंड फिजिबिलिटी अक्सर आड़े आती है अरे इस पे। आती है। हमने देखा है बहुत सारे जो एडेप्टिव रीयूज हुई हैं बिल्डिंग्स भी, स्पेशली राजस्थान में टूरिज्म के लिए जो हम देखते हैं, वो काफ़ी चैलेंजेस आज भी वो सामना कर रहे हैं उनका। हेरिटेज होटल्स जो हैं वो सभी, उनका अपकीपिंग और मेंटेनेंस ही उनको काफ़ी भारी पड़ जाता है कई बार। वो देखने में काफ़ी लुक्रेटिव दिखता है, लेकिन असलियत वही जानते हैं जो उसको कर रहे हैं। तो बिल्कुल। यस, तो एक एक एनेक्डोट है बेसिकली कि एक काफ़ी फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, मार्गरेट मीड करके। तो इनसे ये अपने लेक्चर्स भी लेते थे, बच्चों को ये पढ़ाती थी भी, कई बार लेक्चर्स डिलीवर करती थी। तो एक बार एक लेक्चर में एक बच्चे ने सवाल किया कि समाज कैसे बनता है, सभ्यता कैसे आती है, और संस्कृति कब इवॉल्व करती है। क्रोनोलॉजी में मैंने इसको उल्टा बोला है। तो कैसे संस्कृति से सभ्यता और सभ्यता से वो समाज का रूप लेता है। तो सबका एक्सपेक्टेशन था सारे स्टूडेंट्स का कि कोई शायद फायर हो सकता है, कोई बड़ी डिस्कवरी एग्रीकल्चर होगा आंसर शायद इसका। मगर उन्होंने कहा कि एक केव में ह्यूमन रिमेन्स में, स्केलेटन में एक फेमर बोन मिली। फेमर जो जांग की जो हमारी जो बोन होती है वो मिली, और वो हील्ड थी, वो हील हुई थी, जुड़ी थी, वो ब्रेक हुई थी और वो जुड़ी थी, वो मिली उनको। तो ये वो इंस्टेंस था जहां से संस्कृति जो है वो सभ्यता का रूप लेती है। ये उनका उत्तर था। तो बच्चों में थोड़ा सा आश्चर्य आता है, कहते हैं ये कैसे। तो उन्होंने रिप्लाई किया कि जो फेमर बोन होती है अगर ये टूट जाती है बॉडी में, तो इसके बगैर इंसान का चल पाना बड़ा मुश्किल है। और उस जमाने में उतने हजार साल पहले फेमर बोन का टूट जाना, जहाँ पे मनुष्य जो है वो हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी में थे, वो कल्चर था हंटिंग एंड गैदरिंग का, वहाँ पे यदि ये टूट गया है आपका, तो बड़ा मुश्किल है आपका सर्वाइवल हो पाना। तो वो सर्वाइव किया है और उसकी फेमर बोन जुड़ी है, इसका अर्थ ये है कि उसके साथ में वहाँ पे उस केव में कोई और भी व्यक्ति था जिसने उसकी बेसिक नीड्स को फुलफिल किया। खाने की उसकी नीड्स थी, हील करने के लिए उसका जितना समय लगा वो व्यक्ति उसके साथ रहा। तो ये एक इंस्टेंस है जहाँ से हमको सभ्यता, संस्कृति का सभ्यता की तरफ आना समझ में आता है। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू में संस्कृति जो होती है वो क्या होती है और वो कब सभ्यता का रूप लेती है? बहुत अलग अलग करके देखना मेरे लिए मुश्किल है, मैं नहीं देख पाता हूँ। हम समझने की कोशिश करें कि सभ्यता शब्द कहाँ से आता है। तो जो सभ्यता शब्द है वो है सभा से। सभा से सभ्य बनता है। सभ्य यानी सभा के योग्य, और सभा के योग्य वो है कि आप कुछ ऐसे प्रोटोकॉल आप करें। ड्रेस कोड, ड्रेस कोड सभ्यता है। तो वो इसलिए क्योंकि आप एक सभा में जा रहे हैं, आप एक डिनर पे इनवाइटेड हैं, एक फंक्शन में इनवाइटेड हैं, तो वहाँ आपका ड्रेस कोड है। तो मोटे तौर पे हम समझें, बहुत टेक्निकल तो बहुत मुश्किल है उसको कहना, और फिर मैं कहूँगा कि उस पर बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने बात की है। तो वो तो मेरा ख्याल है कि ढेर सारी उच्चतर शिक्षा की कक्षाओं में भी ये डिस्कशन का विषय बना रहता है। लेकिन हम सभ्यता को एक इस तरह से समझें, संस्कृति को समझें, तो संस्कृति को लेके हमारी कई तरह की एक एक शब्द होता है जिसके लिए कभी किसी ने आपत्ति की थी। मैंने कहा कि ये हमारी मौलिक संस्कृति है। अगर आप दूरदर्शन पे देखें, टीवी शोज में आजकल देखें, भीड़ की संस्कृति, भीड़ की बढ़ती हुई संस्कृति, हिंसा की बढ़ती हुई संस्कृति, किसी भी चीज़ की संस्कृति, संस्कृति का शब्द ऐसा इस्तेमाल होता है
मैंने कभी शब्द इस्तेमाल किया था मौलिक संस्कृति, तो हमारे एक सीनियर थे, उन्होंने मुझे टोका कि जो मौलिक नहीं है वही संस्कृति होती है, क्या मौलिक तो बात प्रकृति होती है, और प्रकृति जो मूल कृति है वो वो प्रकृति है, प्रकृति है। और जो कल्चर हुआ, जो चेंज हुआ, वो संस्कृति है। हम परंपरा को कई बार रूढ़ि से जोड़ लेते हैं। इन शब्दों को बहुत सोशियोलॉजिकली समझने की जरूरत होती है। परंपरा तो वही होती है जो लगातार बदलती रहती है, इवॉल्व होते रहेगी। जो नहीं बदलती है वो रूढ़ी है। ऑर्थोडॉक्स। तो हाँ, तो हम ये तो हमारी ट्रेडिशन है इसलिए हम ऐसा ही करेंगे, ये कहना कितना रेडिकुलस है। और ठीक उसी तरह संस्कृति, तो संस्कृति तो बराबर बदलती रहती है। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा समझने के लिए रूपक है जो मैं अपने समझने के लिए इस्तेमाल करता हूं, कि ये नदी की तरह है। नदी है वो लगातार बह भी रही है, नदी बह रही है, लेकिन नदी नदी के रूप में स्थिर भी है। तो हमारी और सभ्यता और संस्कृति को अगर उस तरह से देखें तो एक सामान्य सी परिभाषा ये होती है कि जो सभ्यता है वो वस्तुगत है, जो हमारी इमारत हैं, हमारी वस्तुएं हैं, हमारा ये है, और जो दिखाई पड़ती हैं चीज़ें, और संस्कृति हैं वो मोटे तौर पे दिखाई नहीं पड़ती, अभिव्यक्त होती हैं तब समझ में आता है। लेकिन ये परिभाषा हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज हैं उसमें एक शब्द आता है मटेरियल कल्चर। तो हम भौतिक वस्तुओं से जिस संस्कृति का अनुमान करते हैं, तो देखिए अब संस्कृति को समझने के लिए अलग अलग जो चीज़ें होती हैं वो हम यहाँ समझने की कोशिश कर लें बहुत संक्षेप में, कि एक होती है वस्तुगत इतिहास, दूसरा होता है शब्दगत इतिहास, और तीसरा होता है बोधगत, भावगत। वस्तुगत इतिहास वो है जहां आपको मटेरियल मिला है और उसको आप इंटरप्रेट कर रहे हैं। शब्दगत इतिहास वो है हमारा जो लिटरेरी सोर्सेस हैं, वो लिटरेरी सोर्सेस हैं, उसके आधार पर हम इतिहास को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरा है हमारा बोध या हमारा भाव, कि जब हम वस्तुओं से चीज़ों को इंटर रिलेट कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि वस्तु भी मिल गई, उसके रेफरेंसेस भी मिल गए, उसका साहित्य भी मिल गया, दोनों चीज़ें मिल गई, दोनों चीज़ें रिलेट हो गई। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है जब हम सभ्यता को और संस्कृति को बहुत टेक्निकल ढंग से, बहुत पारिभाषिक रूप से समझने की, एक कोट मुझे याद आ रहा है, एंड आवर सिविलाइजेशन इज व्हाट वी यूज, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं वो सिविलाइजेशन। एक चीज मैं इस जगह और याद करता हूँ। एक अमेरिकन फिलोसोफर हैं जिनसे गांधी जी बहुत प्रभावित होते थे, थोरो। उनकी प्रसिद्ध किताब है वाल्डन। वाल्डन में उन्होंने एक बात कही है, यहाँ हमको शायद कल्चर और सिविलाइजेशन को समझने में मदद है। उन्होंने एक बात कही है कि अमेरिकन सिविलाइजेशन के ढेर सारी जो बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं या प्रगति है, अगर वो ध्वस्त हो जाएं, नष्ट हो जाएं, तो वो शायद उतना बड़ा नुकसान नहीं होगा जितना श्रीमद् भागवत गीता जैसे ग्रंथ के खो जाने का नुकसान होगा। बहुत बढ़िया। तो ये है हमारा जो कल्चर है, जो हम चीज़ों को जिस तरह से सोच पाए हैं। और कई बार ये कहा जाता है कि भौतिक चीज़ें हैं, वस्तुगत चीज़ें हैं, वो बदलती रहती हैं, चेंज हो जाती हैं, लेकिन ह्यूमन जो विजडम है, जो हमारा बिलीफ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे धर्म की पुरानी परिभाषा में भी, जो ढेर सारी ऐसी परिभाषाएं आती हैं जिसमें आप पढ़ेंगे तो उसमें कोई आडंबर की बात नहीं है। त्याग, तपस्या, अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा, यही धर्म है, यही हमारी संस्कृति है, यही हमको सभ्य बनाती है, सभा के योग्य बनाती है। बहुत सुंदर। और शायद इससे ज्यादा अगर कोई समझना चाहे तो मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा बेहतर टेक्स्ट बुक बता पाएंगे इसको।
तो बेसिकली ये बहुत सुंदर डेफिनेशन है कल्चर की और सिविलाइजेशन की। What एक we are and what we use. तो एक शब्द आपने इस्तेमाल किए, फंडामेंटल कल्चर, Material culture. नैतिक, जो आपने ये इस्तेमाल किया, नैतिक संस्कृति, मौलिक संस्कृति, मौलिक संस्कृति। मौलिक संस्कृति क्या है, फंडामेंटल कल्चर हमारा। हाँ, तो एक कभी कभी और भी लोगों से बातें होती हैं और वो बातों पे अक्सर एक चीज सामने आती है। लोग कहते हैं कि मैं इस धर्म से हूँ या मैं इस धर्म से हूँ। तो एक बार बीइंग अ ब्राह्मण, हमारे यहाँ पे ये बातें अक्सर फैमिली में आती हैं कि ये पूजा ऐसी करनी चाहिए या ये पूजा को इस प्रकार से किया जाए। आपको मैं ऐसे सभी लोगों को दो चीजें बताना चाहूंगा, कहना चाहूंगा। एक तो धर्मशास्त्र का इतिहास ओरिजिनली अंग्रेजी में है, पीवी काणे, पांडुरंग वामन काणे। जी। वो हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र उनकी पुस्तक है, 5 भाग में है वो। और वो किताब का कोई भी हिस्सा, वो ऑनलाइन भी है, किताब का कोई भी हिस्सा देख लीजिए। मैं अभी देख रहा था कि कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण कब करना चाहिए, तो उसमें जितने सारे गृह सूत्र हैं उनका संदर्भ दिया है। और वो अगर आप सारे पढ़ लें तो आपको समझ में आता है कि जब ठीक लगे तभी करो। सबकी राय अलग है। और एक दूसरी जो बहुत जरूरी उदाहरण है वो मैं मेंशन करना चाहूंगा। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी शांति निकेतन जाते हैं और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के पास एक विधवा महिला रविंद्रनाथ टैगोर जी के पास आती है और उनसे पूछती है कि विधवा है वो, कि मैं नांदी श्राद्ध कर सकती हूँ क्या? खास तरह की पूजा है अपने पुरखों की, अपने पितरों की, पूर्वजों की। मैं नांदी श्राद्ध कर सकती हूँ क्या, विधवा हूँ? तो वो कहते हैं कि हाँ शायद कर सकती हो, लेकिन रुको, हमारे यहाँ अभी अभी कुछ समय पहले ही या शायद एक दिन पहले ही बनारस से एक पंडित आए हैं, बनारस के पंडित हैं, उनसे पूछ लेना चाहिए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को बुलाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी थोड़ी तैयारी से जाते हैं तो कहते हैं कि ये चाहती हैं नांदी श्राद्ध करना, विधवा है, कर सकती हैं कि नहीं कर सकती। हजारी प्रसाद द्विवेदी बताते हैं कि इस धर्मशास्त्र के नियम के अनुसार कर सकने का उल्लेख मिलता है, लेकिन बाद में जितने भी धर्मशास्त्र हैं सब उसका खंडन करते हैं और वो कहते हैं कि कोई विधवा नांदी श्राद्ध नहीं कर सकती। रविंद्रनाथ टैगोर एक प्रश्न करते हैं कि जो पूर्ववर्ती आचार्य थे और जो नांदी श्राद्ध कर सकने को मान्य करते थे, क्या वो गलत थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि आज अभी तक मैं जो भी पढ़ा था कागजी था, आज मैं पढ़ा तो आज मैं सचमुच द्विज बना। और हजारी प्रसाद द्विवेदी उसी दिन को अपना जन्मदिन मानते थे, फिर आज मैं पैदा हुआ। वाह, क्या बात है। तो दरअसल ये जो धर्म और संस्कृति की हम बात करते हैं, विभिन्न मान्यताओं की बात करते हैं, तो मान्यताएं तो हमको इतनी सारी मिलती हैं कि आप एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। तो और हमेशा होता यह है कि जो आपको सुटेबल होता है वैसी चीजें आपको मिल सकती हैं। वो कहा जाता है ना कि डायमंड भी, दानव भी अपने पक्ष में बाइबिल के प्रमाण ला सकता है। बिल्कुल। एक राक्षस भी अपने पक्ष में वेदों के प्रमाण ला सकता है। बिल्कुल सही। तो प्रमाण तो कहीं से मिल जाते हैं, इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। फंडामेंटल कल्चर पे जब होता है तो लोग अक्सर कहते हैं कि मैं इस जगह से था और वो जगह से ही बाकी लोग निकले हैं। पर्टिकुलर उस जगह के नाम के साथ नहीं जा रहा हूँ मैं। हाँ। तो ये मेरा सवाल होता है कि जिस जगह में आप थे, आप ह्यूमन इवोल्यूशन को देखिए। होमोसेपियंस आज हम हैं, हमसे पहले होमो इरेक्टस, निएंडरथल्स और बहुत सारे हमारे से पहले रहे हैं। वो लोग कहाँ से थे? क्या आप एक्चुअल में जिसको फंडामेंटल कल्चर बोल रहे हैं, क्या वो एक्चुअल में फंडामेंटल कल्चर है? और अगर वो है भी तो वो एक्चुअल में आप देखिए उसको वो कितना पुराना है। आप मनुष्य सभ्यता पे बात कर रहे हैं और वो 3,500 साल 4,000 साल पीछे जाके वो हम रुक जाते हैं जब क्रोनोलॉजी डेटिंग पे जाते हैं उसके, और हम बोलते हैं कि वो फंडामेंटल कल्चर है। अभी जैसे अभी ये काफ़ी हॉट टॉपिक रहा है पिछले 3-4 सालों का कि क्या हम आर्य हैं। काफ़ी लोगों ने आर्यन इन्वेजन को बाद में आर्यन माइग्रेशन बोला। अब इवन आर्यन माइग्रेशन थ्योरी का खंडन
हो चुका है, किया गया है। खासतौर से डॉक्टर संजय मंजुल साहब का जो सनोली एक्सकवेशन था, इसको लेकर काफी रेफरेंस दिया जाता है। तो क्या है एक्चुअल में हमारा कल्चर? उसको बहुत सरल ढंग से समझिए, उलझने की जरूरत नहीं है। एक चीज होती है तथ्य और दूसरी होती है व्याख्या। जी। नए तथ्य आते हैं, व्याख्या बदल जाती है, और कई बार उन्हीं तथ्यों को अपने मनोनुकूल व्याख्यायित कर लिया जाता है। तो दरअसल ये चीजें देखिए, ये अगर कोई चीज डिबेट है या डिबेटेबल है, तो वो मान के चलिए कि वो तभी तक डिबेटेबल है जब तक उसके ठोस और स्पष्ट प्रमाण नहीं है। तो ठीक है, दोनों चीजें पॉसिबल हैं, दोनों चीजें हो सकती हैं, डिबेट हो सकता है। और इतिहास तो प्रमाण की बात करता है ना। आपको प्रमाण मिल रहे हैं, और होता वही है कि उस प्रमाण की व्याख्या अलग अलग हो जाती है। आपको प्रमाण मिल रहे हैं, आप उनको कहिए, और ये लगातार इंटेलेक्चुअल, ये एक तरह से कहिए कि एफर्ट होता है कि हम एक्सप्लोर करते रहते हैं, उन चीज़ों को हम रीचेक करते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं। हम कहने का मतलब मानव सभ्यता, हाँ। कोई चीज़ ऐसी बहुत स्थापित नहीं रह पाती है, और उसमें चेंजेस होते रहते हैं, और वही शायद कई बार हमारे सोचते रहने के, जीवित रहने का प्रमाण है कि हम सोच रहे हैं, हम उस पर लगातार। आपने सोचना बंद किया, दरवाज़ा बंद किया, मुझे आता है, जैसे आपने कहा, आपने सीखना बंद कर दिया। जब तक आप कहते हैं कि मुझे नहीं आता, तब तक आप सीखते होते हैं। तो हमारी सभ्यता तो इतने दिनों से सीखती चली आ रही है और सीखती रहेगी। जिस दिन सीखना बंद किया, उस दिन ये सभ्यता मर जाएगी। सभ्यता का बहुत बड़ा पार्ट है उसका उद्भव होना, इवॉल्व होते रहना, यही सभ्यता यस, का बहुत यस, बड़ा पार्ट है। और शायद सिविलाइजेशन चल ही रहा है इवोल्यूशन की वजह से। बिल्कुल, बिल्कुल, चीजें आगे बढ़ती रहेंगी, बदलती रहेंगी। एब्सोल्युटली। एक हमारे यहाँ पे बात होती है कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो क्या हम होमोसेपियंस जो हैं वो हम अफ्रीका से, मिडिल ईस्ट से होते हुए और फिर हम एशियन कॉन्टिनेंट की तरफ आए हैं? मैं देखिए, इसके लिए हमेशा फिर से वही बात दोहराना चाहता हूँ कि जो हमको प्रमाण मिलते हैं, जो हमको प्रमाण मिलते हैं, वो एपमैन है, निएंडरथल है, होमो इरेक्टस है, होमो, जो भी हैं, जितने भी हमको जावा मैन है, जो भी हमको प्रमाण मिलते हैं, हम उस प्रमाण को अगर एक चैनल करके देखने की कोशिश करें, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट ने अभी तक, जियोलॉजिस्ट जिन्होंने इस विषय पे काम किया है, वो ऐसा कोई एक कॉन्टिन्यूअस चेन नहीं दिखता, एक चैनल नहीं दिखता कि इससे ये, इससे ये, इससे ये, ब्रांचेस दिखती हैं। एक ब्रांच यहाँ तक बढ़ी, और वो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमको जितने प्रमाण मिल रहे हैं, वो प्रमाण पर ही हम बात कर रहे हैं। हमारे पास सारे प्रमाण नहीं है, और सारे प्रमाण नहीं है, तो जितने गैप्स हैं, उन गैप्स को हम अपने इंटरप्रिटेशन से फिल कर रहे हैं। और इंटरप्रिटेशन तो अलग अलग होते हैं, हो सकते हैं। हमको अगर आप इस तरह से समझिए कि एक रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूर पर अगर कुछ चिन्ह मिल रहे हैं, तो हम मान सकते हैं कि इनको हम रूट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपको भटकाने के लिए एक वैसी चीज डालते चला गया हो सकता है। बिल्कुल संभव है। तो हाँ, तो एक व्यक्ति ये कहेगा कि ये तो मिस्चीवियस हरकत रही है, सच्चाई नहीं है इसमें। तो इन चीजों को प्रमाण के आधार पर ही बात की जाती है। एक मैंने इसीलिए कहा कि एक है तथ्य और प्रमाण, और दूसरा है उसकी व्याख्या। और ये हमेशा क्रम चलता, नए तथ्य आएंगे तो फिर से व्याख्या, एक बार नई व्याख्या। आखिर अभी जो बहुत चर्चा में होता है, युval नोआ हरारी, जो पूरी सभ्यता की कहानी अलग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वो नया इंटरप्रिटेशन है, नए ढंग से बात को कह रहे हैं। तो ये बातें होती रहती हैं, और अभी भी होंगी। ये ऐसा लगता है कि ये फाइनल स्टेटमेंट है। फाइनल स्टेटमेंट कोई नहीं होता, उससे अलग बात, उससे नई बात, उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात आएगी, आती रहती है, और आती ही है, वो आएगी।
यही इवोल्यूशन है। बिल्कुल। सर, छत्तीसगढ़ का नामकरण छत्तीसगढ़ कैसे पड़ा? देखिए, नाम तो अपने आप में स्पष्ट है, 36, 36 और गढ़। लेकिन यहाँ थोड़ी समझ का फेर होता है। गढ़ है वो सेंटर्स हैं, वो फोर्ट्स नहीं है। और वो गढ़ जो सेंटर्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू कलेक्शन, राजस्व वसूली के प्रशासनिक केंद्र थे। कलचुरी राजाओं के समय लगभग 15वीं शताब्दी में ये नाम आया है और तब से पॉपुलर हुआ। तो ये गढ़ शब्द के कारण कई बार किलों, फोर्ट्स का ये कई बार भ्रम होता है। लेकिन ये 36 प्रशासनिक, हम उसको तहसील मान सकते हैं, हम उसको केंद्र मान सकते हैं। तो ये प्रशासनिक इकाइयां हैं जिसके कारण, और लगभग 15वीं शताब्दी से ये प्रचलन में आया। छत्तीसगढ़ की सर संस्कृति क्या है? छत्तीसगढ़ की संस्कृति बहुरूपी संस्कृति है। और दरअसल संस्कृति का तो एक तरह से कहिए कि सार्थकता ही उसकी बहुरूपता में है। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति के बहुत सारे पक्ष हैं। उन पक्ष में हम बस्तर, हमारे नृत्य, हमारे गीत, हमारी जीवन शैली, जीवन पद्धति, भाषा, बोली। एक छोटा सा उदाहरण अगर मैं कहूँ तो ये कहा जाता है कि एक पुराने ब्रिटिश ऑफिसर हैं ग्रिग्सन, उन्होंने लिखा है कि मेरा जो गाइड है वो बस्तर की सभी 36 बोलियां जानता है, 36 डायलेक्ट्स। ओके। तो और अब ये कहा जाता है कि बस्तर में 72 बोलियां हैं। तो हमारी भाषा, बोली, खान पान, रहन सहन की जो विविधता है, वो विविधता ही हमारी संस्कृति है। उसे किसी एक चीज से लिमिट हम करना मुझे ठीक नहीं लगता है। क्या चिल्ला और फरा एक्चुअल में छत्तीसगढ़ी खाना है? चीला फरा खाना है, ढेर सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में वो अलग अलग होता है। लेकिन मुझे लगता है कि चीला फरा का प्रचलन सेंट्रल छत्तीसगढ़ में अधिक है, बाकी जगह कम है। तो इस तरह से अलग अलग चीजें, व्यंजन अलग अलग क्षेत्रों में बदल जाते हैं। ऑथेंटिक की जो परिभाषाएं होती है, इसको आप कैसे देखते हैं? ऑथेंटिक तो देखिए, अगर मुझे लगता है कि ऑथेंटिक कोई चीज़ होगी तो फिर क्या कहा जाए, वो तो उसका मेन्यू इतना निर्धारित हो जाएगा, इंग्रेडिएंट्स इतने निर्धारित हो जाएंगे कि फिर उसमें नहीं होगा। तो ऑथेंटिक कोई चीज़ कम से कम फूड में, या हम कहें उस तरह से नहीं होती है। चीज़ें बदलती रहती हैं, उसका स्वाद बदलता रहता है, उसका एक ही राग के गायक अलग अलग होते हैं, एक ही खाने के बनाने वाले अलग अलग, और सभी के अपने ऑथेंटिसिटी होती है। आज के युवा में सर हम देखते हैं डिसिप्लिन और कंसंट्रेशन की कमी है। कंसंट्रेशन बनाए रखने के लिए इस उम्र में भी, इस एज में भी आप क्या एक राय देना चाहेंगे? शायद उम्र कई बार आपको थोड़ा अनुशासित रहने को मजबूर करता है। आपकी शारीरिक क्षमता पे असर आने लगता है। अगर मैं अपने साथ कहूँ तो थोड़ा एक मैं प्रयास करता हूँ कि मैंने अपने मन से थोड़ा समझौता तो नहीं कहूँ, दोस्ती कहता हूँ, दोस्ती करने की कोशिश की। कुछ बातें मन की आप मान लीजिए, और थोड़ी देर के लिए मन को अपने से अलग करके, और कुछ तो थोड़ी मन की आप मानने लगते हैं तो वो थोड़ी बात आपकी मानने को तैयार हो जाता है। तो आपका बहुत अनावश्यक चीज़ों के प्रति जो आकर्षण होता है, खासकर खाने-पीने को लेकर, खासकर किसी आकर्षण दिनचर्या के किसी उसको, तो आप मन की बात मान लीजिए। मन है तो सोने का, आराम करने का, उसको मन के अनुसार आप सो लीजिए, मन के अनुसार तैयार हो लीजिए। फिर मन को कहिए कि भाई मैंने तुम्हारे जो ज़रूरतें थी पूरी कर दी, अब हमको ये काम करना है। मन आपको सहयोग करेगा, मुझे करता है। हाँ, हमारे खाने-पीने में, हमारे पढ़ने का, लिखने का काम है। मन नहीं मान रहा है, मैं बोलता हूँ कि तुम नहीं पसंद कर रहे हो, नहीं करेंगे।
थोड़ी देर बाद करेंगे तो बोलता है हाँ हाँ थोड़ी देर बाद कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद याद दिलाता हूँ, एक बार टालता है, 2 बार टालता है, फिर कहता है कि कितनी बार, वो भी संकोच में पड़ता है। बोलता है चलो बैठ जाते हैं। बैठता है तो पूरे मन से बैठता है। तो मुझे लगता है कि अच्छा हुआ कि मैंने तब जबरदस्ती नहीं की। बहुत सुंदर। छत्तीसगढ़ को जब हम बात करते हैं, छत्तीसगढ़ को हम कहते हैं दिस इज अ लैंड ऑफ इंडिजिनस पीपल। और जितनी ये पुरानी संस्कृति हमको यहाँ पे देखने मिलती है, जितना अभी तक हमको ज्ञात है, बहुत काफी पीछे हम जा पाते हैं इस पे। छत्तीसगढ़ की संस्कृति एक्चुअल में क्या है सर, और हम आज तक इसको कितना जान पाए हैं इस राज्य के परिदृश्य में देखते हुए? और क्या छत्तीसगढ़ एक्चुअल में इतना ही है जितना आज हम छत्तीसगढ़ को देखते हैं? क्या कहा जाए, बहुत सारी बातें इसमें जुड़ जाती हैं। मतलब हम छत्तीसगढ़ कहते हैं तो पहले तो नक्शे पे ही बात आती है, और नक्शे पे बात आती है कि कुछ समय पहले ये मध्य प्रदेश का हिस्सा होता था। और हमारा जो छत्तीसगढ़ है मोटे तौर पे वो 1905 का छत्तीसगढ़ है, बंगाल विभाजन के बाद। बंगाल विभाजन के बाद। उसके पहले संबलपुर हमारा हिस्सा हुआ करता था, तो देशी रियासतें अलग हुआ करती थी। तो ये तो नक्शा बदलता रहा है। और हम आज भी जब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो मोटे मोटे तौर पे हमको 3 बहुत अलग हिस्से दिखाई पड़ते हैं। जो सरगुजा मोटे तौर पे कहें जो उत्तर का छत्तीसगढ़ है, दक्षिण का छत्तीसगढ़ है वो बस्तर, और मध्य का छत्तीसगढ़ है वो ये मैदानी हिस्सा रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर मोटे तौर पे। उसको एक उदाहरण से आप समझने की कोशिश कीजिए कि हम इन 3 मोटे हिस्सों में कह रहे हैं। अभी ये आषाढ़ का मास, तो यहाँ रायपुर में भी मैंने देखा और आसपास के गांवों में एक त्योहार मनाया जा रहा था, जुड़वास। जुड़वास। जुड़वास हमारी संस्कृति है, जुड़वास छत्तीसगढ़ की संस्कृति है नहीं है पता नहीं। मैं जब जांजगीर जिले में, आपने अभी चर्चा की, अकलतरा अपने गृह ग्राम गया, मैंने वहाँ जितने इस तरह के जानकार लोग हैं, मुझे लगा कि ये मेरे लिए थोड़ी नई चीज़ है। मुझे लगा कि हो सकता है मुझे मालूम ना हो। वहाँ मैंने जितने लोगों से पूछा, किसी को नहीं मालूम कि जुड़वास क्या होता है। हम क्या कहें, जुड़वास को छत्तीसगढ़ की संस्कृति कहें या ना कहें? हम कहते हैं सुआ नृत्य। वो सरगुजा में जाके अगर सुग्गा नृत्य हो जाता है तो इतनी दूर तक तो बात चलेगा। लेकिन हम जैसे ही धमतरी के आसपास बात करते हैं तो वहां सुआ नाम का कोई नृत्य नहीं है, वहां पणकी है। तो क्या होता ये है कि ये जो सांस्कृतिक चीजें हैं, हम उसको बहुत कई बार इतना कंपार्टमेंट में, वो कभी भी इस तरह से, ये जरूर हमको देखने की कोशिश करनी चाहिए। अब जब आवागमन के यातायात के साधन बढ़े हैं तो ये चीजें मिक्स होने लगी हैं, एक दूसरे से लोग सीखने लगे हैं, माइग्रेशन हुआ है। छठ पूजा यहाँ होने लगी है, डांडिया रास यहाँ होने लगा है। तो डांडिया का जो माहौल होता है, गणेशोत्सव का जो माहौल होता है, छठ पूजा का माहौल होता है, वो दूसरे त्योहारों का नहीं होता है। आपको हरेली पता नहीं लगता, डांडिया पता लगता है। तो हम क्या कहें, हरेली छत्तीसगढ़ की संस्कृति है या डांडिया छत्तीसगढ़ की संस्कृति है? तो संस्कृति में, संस्कृति भी उसी तरह से परिवर्तित होती हुई चीजें हैं। बहुत एक इंटरेस्टिंग हमेशा मुझे उदाहरण याद आता है कि जब हम दशहरा कहते हैं, बस्तर के दशहरे को रावण और राम से कोई लेना देना नहीं है। वो दुर्गा का, देवी का या दंतेश्वरी का वो त्योहार है। हम जशपुर बाकी क्षेत्रों में जाते हैं तो वो राम रावण का त्योहार है। आप सारंगगढ़ का दशहरा देखिए, वो वहाँ बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ गढ़ जीतने की बात परंपरा है, मिट्टी का एक स्तंभ होता है, उस पे चढ़ते हैं। वो कोई ट्रेडिशन है अपनी, उसकी कोई हिस्ट्री होगी, उसके पीछे कोई विश्वास होगा। तो मुझे लगता है कि हम बहुत इस बात को लेके कंजर्वेटिव ना हो कि ये हमारी संस्कृति है, ये नहीं है। ये कई बार मुश्किल पैदा करती है, लेकिन हमको जो अलग चीज़ों से समझा जाता है, पहचाना जाता है, निसंदेह हमारे एक अलग तरह की पंडवानी है। जी।
वो पंडवानी मंडला में भी है, वो पंडवानी बालाघाट और छिंदवाड़ा में भी है। जी लेकिन हमारी पंडवानी कुछ अलग है, हमारी भरथरी कुछ अलग है। ऐसा नहीं, भर्तृहरि तो जो त्रिशतक है, नीति शतक, श्रृंगार शतक और जो न्याय ना समय, तो ये जो तीनों शतक हैं, हमारे यहाँ भरथरी थोड़ी गाथा अलग चलती है। जसमाओडन हमारे यहाँ दसमत कैना की कथा है। जी तो वो रूप बदल जाता है, लेकिन ये चीजें एक बार किसी ने बात की कि करवा चौथ का प्रचलन तो अब टीवी और फिल्मों से हुआ है, करवा चौथ छत्तीसगढ़ का त्योहार नहीं है। तो मैंने किसी से ये चर्चा की तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम करवा चौथ या वो चलनी या चंदा वाला काम नहीं करते, लेकिन जो सकट का व्रत होता है जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति का है, वो उस रूप में होता है। तो दरअसल इनको दोनों चीजें, एक तो उसके स्वरूप अलग होते हैं। हम जिसको हरेली कहते हैं, आप बस्तर चले जाइए, वहां हरेली कोई नहीं जानता, वो सब लोग आमुस तिहार जानते हैं। तो इसके अलग अलग रूप होते हैं, हमको लेके उसको इतना कंजर्वेटिव नहीं होना चाहिए, ये हमारी संस्कृति है, ये नहीं है। इस तरह आप अगर दशहरा की मैं बात कर रहा था, हम इस पूरे इलाके में हम नहीं जानते हैं कि गंगा दशहरा कितना बड़ा फेस्टिवल होता है। और सरगुजा आप चले जाइए, वहाँ गंगा दशहरा मैंने महसूस किया है कि हसदेव नदी के बाएं किनारे पे सारे गांवों में नवाखाई मनाया जाता है, दाहिने तट पे नहीं मनाया जाता। तो ये चीजें, तो नदी, पहाड़, ये सब चीजें, और ये हमको ध्यान रखना चाहिए। जब हम उत्तर की ओर जाते हैं तो ताराघाट, दक्षिण की ओर जाते हैं तो केसकाल घाट, और बीच में अगर हैं तो शिवनाथ नदी। ये बहुत कल्चरल डिफरेंस को देखने और दिखाने के ये बहुत बड़े भौगोलिक विभेदक या संयोजक रेखाएं हैं। राय बहादुर हीरालाल ने एक बात कही थी, हम आर्कियोलॉजी से जोड़ के उसको कहें, राय बहादुर हीरालाल का बहुत बढ़िया एक ऑब्जर्वेशन है कि बस्तर के लिए उन्होंने कहा था कि इंद्रावती नदी के दाहिने तट पर जितने भी शिलालेख मिलते हैं वो नागरी लिपि में और संस्कृत में है, और जितने भी दक्षिण में मिलते हैं वो तेलुगु में है। नदी किस तरह से संयोजक है या विभेद, जो आप जिस शब्द का इस्तेमाल कर लें, मैं तो संयोजक कहूंगा, दो संस्कृतियों को जोड़ती हैं वो नदियां। बहुत सुंदर। क्या छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है हमारी या सभ्यता है, ये संस्कृति है या ये सभ्यता है छत्तीसगढ़? ये देखिए, संस्कृति सभ्यता वाला शब्द मुझे बड़ा कि ऐसे मैं डिफाइन करके उसको नहीं रोक के रख देना चाहता। मैं ये कहता हूँ कि लाइफस्टाइल, देखिए, कल्चरल प्रोग्राम है, वो कल्चरल प्रोग्राम तो हमारे जीवन का हिस्सा होते थे ना। वो मंचीय प्रस्तुतियां होती थी क्या? नहीं, मंच तो अब होते हैं। मंच अब होते हैं, यस। तो हम उसको, एक दृष्टिकोण ये है कि वो जब मंच पे जाते हैं तो मर जाते हैं, उनका वास्तविक स्वरूप नष्ट हो जाता है। और दूसरा ये है कि अगर वो मंचों पे जगह न मिले तो वो संस्कृति, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसको हम अपनी संस्कृति कहते हैं, न बचे, विलुप्त की कगार पे आ जाते हैं। हम कितनी पंडवानी जानते हैं? कौन पंडवानी सुनता है? हम पंडवानी वो सुनते हैं जो स्टेज पे या रिकॉर्डिंग में पद्मभूषण तीजन बाई गाती हैं, बिल्कुल, पद्म विभूषण। तो झाड़ू राम देवांगन की पंडवानी को उतना नहीं जाना जाता है, नहीं, वैसे रिकॉग्निशन नहीं है, नहीं है। तो जो मंचीय प्रस्तुतियां हैं, हम उसको कितना माने कि उसको कितना पवित्र माने उसको और कितना पॉल्यूटेड माने। तो ये सब ऐसे प्रश्न हैं कि जो बहुत सब्जेक्टिव हैं, जो बहुत समय के साथ इनकी व्याख्या बदल जाती है। तो ये बड़ा मतलब छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहना है तो जो है हम हैं जी, और हम ही सही हैं कहिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये उदारता होनी चाहिए कि आप दूसरों को भी उतना स्वीकार्यता, देखिए, हमको बहुत एक बात पे गर्व होता है
कि जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं कि रघुवर दास जो झारखंड के मुख्यमंत्री बने जी वो छत्तीसगढ़ के यहाँ हैं। से यस रामेश्वर तेली जो केंद्र शासन में मंत्री बने असम में वो छत्तीसगढ़ के यस हैं। ये इस बात पर अगर हमको गर्व होता है तो हम दूसरे राज्य का अगर कोई व्यक्ति आकर यहाँ हम बाहर के कलाकारों का विरोध करें और अगर कोई कहे कि तीजन बाई को छत्तीसगढ़ से बाहर प्रस्तुति नहीं करने देंगे क्या क्या हालत होगी। यस उनका संतुलन होना चाहिए, वो बैलेंस एक काफी सही बैलेंस होना चाहिए, उन उन डोमिनेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन वो होता है और वो आके बोलते मिलते हैं। हम तो उस तरह की संस्कृति के लोग हैं। भारतीय संस्कृति को देखें, मेल्टिंग पॉट कहा जाता है ना। बिल्कुल न जाने कितने तरह के लोग, कितनी तरह की भाषाएं, जी। और उसको हम सबको स्वीकार करते हैं, सबके साथ रहते हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता की जब भी बात आती है तो यहाँ पे प्रभु श्री राम का काफी जिक्र आता है और प्रभु श्री राम के जिक्र आने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण जो है वो है कौशल्या माता। इस कौशल्या माता का जो मंदिर हम देखते हैं चंद्रखुरी पे, चंद्रपुरी में इस पे आपकी क्या राय है? और ये प्रभु श्री राम का जो वनगमन पथ भी हमने देखा है यहाँ पे, ये वनगमन पथ, कौशल्या माता और प्रभु श्री राम, ये तीनों को लेकर आपकी क्या राय है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में? देखिए, मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि ये जो सारी मान्यताएं आती हैं मुख्यतः हमारे लिटरेरी सोर्सेस से आती जी। हैं, साहित्य से आती हैं। और आप और मैं सोचता हूँ कि हम सारे लोग इस बात से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं कि राम कथा कम से कम वाल्मीकि के रामायण और तुलसी के रामचरितमानस से तो सभी परिचित हैं। जी बिल्कुल। लेकिन ऐसी राम कथाएं, कालिदास का रघुवंश है, ऐसी राम कथाएं न जाने कितनी हैं और उन सभी राम कथाओं में बातें अलग अलग कही गई हैं। अलग अलग अगर बातें कही गई हैं तो आप किसी बात को झूठ और किसी बात को सच मानेंगे क्या? आस्था पे बात आती है और आस्था पे कुछ हद तक, और दूसरा ये लिटरेरी इंटरप्रिटेशंस है। तो एक साहित्यिक किस्म से उस बात को कहने का तरीका एकदम अलग हो सकता है और उसके पीछे के तथ्य एकदम अलग हो सकते हैं। तो एक तो मुझे लगता है कि जो आस्था और विश्वास की चीज़ें हैं उसको बहुत ज़्यादा इस तरह से एग्जामिन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये हमको ज़रूर देखना चाहिए जब बात आती है कि रामायण की हम बात कर लें तो रामायण के अनुसार जो स्थानों का उल्लेख मिलता है वो उन स्थानों को किन किन स्थानों से रिलेट किया जा सकता है, समीकृत किया जा सकता है। रामचरितमानस में जिन स्थानों का जिक्र आता है हम कैसे उसको रिलेट कर सकते हैं, हमको ये देखना चाहिए। क्रॉस रेफरेंस के हम कैसे आता है, उसकी व्याख्याएं अलग अलग होंगी। वो आपको ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक नहीं लिखी है, उन्होंने साहित्य लिखा है और आप उसको खींच तान के ज्योग्राफी का टेक्स्ट बुक बना रहे हैं तो वो उस साहित्य के साथ और राम की आस्था के साथ दोनों का अपमान है। राम की आस्था के साथ अगर आपको सम्मान करना है तो उसके साहित्य को एक तो रामायण ही है, अध्यात्म रामायण। और अध्यात्म रामायण का एक प्रसंग मैं जरूर यहाँ उल्लेख करना चाहूंगा। लेट रचना है, शायद 15वीं 16वीं शताब्दी की, बहुत सारे रामायणों के बाद लिखी गई रामायण है और अध्यात्म है। अध्यात्म रामायण में राम का वनगमन है, सीता उनसे बात हो रही है, सीता कहती हैं कि मैं भी वन जाना चाहती हूँ, आपके साथ जाऊंगी। राम कन्विंस कराते हैं कि वन बहुत दुर्गम है, कष्टकर है, कंटकाकीर्ण है, सारी बातें कहते हैं उनसे। सीता तैयार नहीं होती, राम तर्क देते हैं, सीता खंडन तर्क खंडन चलता रहता है। आखिर में राम अपने तर्कों में सफल हो जाते हैं। सफल होते हैं तो अब सीता को रुक जाना चाहिए, लेकिन सीता के पास एक ब्रह्मास्त्र बाकी है। सीता अपना ब्रह्मास्त्र चलाती हैं और कहती हैं कि भगवान आप ये बताइए कि आज तक जितनी राम कथाएं हुई हैं कभी किसी राम कथा में राम ने सीता को छोड़ के वन गए हैं क्या?
अब आप कैसे छोड़ के चले जाएंगे? कथा क्या है, सच क्या है? बहुत सुंदर। सीता पात्र से ये कहलाया गया है उसमें। और ये कहलाने का मतलब ही ये है कि उसके कथा तत्व को भी आप समझिए, उसका भी सम्मान कीजिए, उसके तथ्यों को, उसकी आस्था को, उसके आध्यात्म को भी समझिए। अगर आप उसके तथ्यों को इस प्रकाश में नहीं समझ रहे हैं, इस भाव में नहीं समझ रहे हैं, तो उसके तथ्यों का भी अपमान कर रहे हैं। राम की आस्था के प्रति भी ये बहुत अच्छी बात नहीं होती। राम के प्रति आस्था तभी है जो हमारे उस अमूर्तता में उनकी भावना है। कौशल्या के साथ भी हमको, मैं देखिए इतिहास को तो मैं हमेशा इस तरह से देखना चाहता हूँ, कौशल्या की जन्मभूमि चंदखुरी है कि नहीं, ये तो आजकल तो बहुत सारे बर्थ सर्टिफिकेट पे भी विवाद हो जाता है, जाति पे विवाद हो जाता है कि किस राजनेता की क्या जाति है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट है कि नहीं, वो स्कूल का रिकॉर्ड निकालो, ये सारी बात होने लगती है। तो हम तो इतनी पुरानी बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये तर्क के आधार पे, तथ्य के आधार पे या किसी डॉक्यूमेंट के आधार पे तो आप साबित कर नहीं सकते। साबित करने की जरूरत भी नहीं है, हमारी आस्था है। दूसरा एक पक्ष किसी इतिहासकार का या किसी एकेडमिशियन का ये दायित्व होता है कि अगर कोई धारणा है, कोई मान्यता है, कोई विश्वास है, तो वो इस बात की परीक्षा करे सही है या गलत, ये ठहराने का उसको अधिकार नहीं है। उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो ये देखने का प्रयास करे कि अगर इतना स्ट्रांग बिलीफ है तो इस स्ट्रांग बिलीफ के पीछे कारण कौन कौन से हैं, कहां से ये विश्वास आता है, क्यों आता है। बहुत सही। इस विश्वास आने का कोई तो कारण होगा और उसको खोजने की कोशिश करे कि ये विश्वास क्यों है, कहां से आया है। और अगर हम उस विश्वास को खोज पाते हैं तो उस विश्वास का सम्मान भी कर पाते हैं और हम सच्चे एकेडमिशियन हैं, सच्चे हिस्टोरियन हैं। और अगर हम ये कहने बैठ गए कि ये सब बेकार की बात है, ये सिर्फ आस्था की बात है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं तो नहीं मानता हूं, तो इसका मतलब आप एक बहुत ही मूल किस्म के जजमेंटल है। तो वो आपकी मूलता है, वो मैं बहुत उसके पक्ष में नहीं होता हूँ। मुझे वो बात नहीं लगती कि ये कोई अच्छे हिस्टोरियन की या एकेडमिशियन की बात हो सकती है। एक सामान्य आदमी से पूछिए, जाजल्लदेव के बहुत सारे शिलालेख हैं, है ना। हम बाहर निकले, पूछें जाजल्लदेव को कोई जानता है, शायद नहीं जानेगा, बहुत कम। बिलासा केवटिन का कोई शिलालेख अभिलेख नहीं है। हम पूछेंगे बिलासा को जानते हो, अच्छा वो बिलासपुर जिसने बसाया था। तो बिल्कुल इतिहास और लोक विश्वास ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ पे हमने यही देखा है कि जो मनुष्य सभ्यता है, जो हमारी जो पूरी ये जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, इसमें कोई चीज़ें हैं जो आपने कही कि वो अगर है इंटेंजिबल कल्चर के रूप में कहीं पर, तो वो बहुत रूटेड होता है। और अगर वो रूटेड है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है। हो सकता है शायद वो उस रूप में ना हो जिस रूप में आज हम उसको जिक्र में लेकर आते हैं, परंतु कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड तो रहता है। और वो रूट जब इतना रूट हो चुका है कि भैया आप कि पूरी सभ्यता में उसका एक्सेप्टेंस आ चुका है, कोई एक व्यक्ति या दो व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, पूरी की पूरी सभ्यता की बात हो रही है, वहां एक्सेप्टेंस है उसको लेकर, तो कुछ तो कारण अवश्य है उस पर। कारण को देखना चाहिए, कारण को समझने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन कारण रिवील करने पे कई बार खतरे होते हैं कि आप पे अटैक हो सकता है। क्योंकि कारण कई बार मामूली होते हैं और बात का बतंगड़ बन चुका होता है। तो सावधान भी रहना चाहिए इस बात को लेके। बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस पे जो आप कह रहे हैं ये उनके साथ घटित हो भी चुका है पूर्व में, तो बिल्कुल। एक एक आपका जब व्यक्तित्व हम देखते हैं आर्कियोलॉजी में, आपसे अक्सर बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती हैं हम लोगों को, तो आपका जब व्यक्तित्व हम देखते हैं तो इतना मल्टी डिसिप्लिनरी एक व्यक्ति कैसे हो सकते हैं आप। आजकल का जो हमारा जो यूथ, जो हमारी जो ऑडियंस है, हम देखते हैं कि किसी एक चीज़ को पकड़कर उस पर परसिवरेंस रखना काफ़ी मुश्किल है आज की डेट पे। बहुत डिस्ट्रैक्शंस आते हैं और इवन उस चीज़ के ऊपर
आस्था रखना, अभी हम आस्था के ऊपर बातें कर रहे थे, तो मैं जो कर रहा हूँ वो सही है और वो इम्पैक्टफुल है या वो मेरे लिए है या मैं उस चीज़ के लिए बना हूँ, ये चीज़ को पकड़ते हुए उस पे काम करते रहना और परसिवरेंस के साथ करते रहना, ये कैसे एक व्यक्ति अपने अंदर लेकर आ सकता है, खासतौर से आज का जो युद्ध समाज है उसके लिए। इसमें तो जो आपने प्रश्न किया है उसमें थोड़ी मेरी तारीफ है, तो तो इसका जवाब मैं कैसे दूं? मुझे मुझे लगता है यूथ के लिए मैं क्या कहूं, मैं बस एक बात कहूंगा जो बात मैं कुछ समय पहले कह रहा था। एक तो अ, आप स्लो एंड स्टडी जो कहा जाता है ना, आप धीरे धीरे ही अपना काम करते रहते हैं तो आपको अलग अलग चीज़ों में अवसर मिलता रहता है, और आपको अवसर मिलता रहता है, उन अवसरों का आप लाभ उठाते रहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि आप मेहनत करने को तैयार रहिए, मेहनत आपके हाथ में है। वो कोई भी चीज़ अगर आपके हाथ में है तो आपका कर्म है। हम गीता को बहुत दार्शनिक ग्रंथ ना माने, हम गीता का ज्ञान जो कहते हैं वो तो यही कहता है ना कि कुछ भाग्य वाग्य पे बहुत भरोसा मत करो, वो जो हासिल होगा नहीं होगा, वो फल क्या होगा उसकी चिंता मत करो, आप अपना कर्म करो। बिल्कुल। और आप कर्म करते रहते हो अपना, तो उसका जो भी उपयुक्त है, कभी कम कभी ज्यादा आपको हासिल होता रहता है। तो मुझे लगता है कि जो भी अवसर, कभी तो आपको अवसरों की तलाश करनी पड़ती है, लेकिन बहुत सारे अवसर होते हैं जो बिना तलाश करते किए हुए आपके सामने आते रहते हैं। जी। मुझे तो मालूम नहीं था कि आप लोग मुझे ये अवसर देंगे कि अपनी इन बातों को कहने का मुझे मौका मिल जाएगा। मैंने ये मुझे नहीं पता था, हमें नहीं पता था कि आ, ये अवसर हमें प्राप्त होगा कि आप आज हमारे शायद साथ शायद पॉडकास्ट देखिए पे दोनों के लिए, आए। तो मैंने इस अवसर का लाभ उठाया, मुझे लाभ मिल रहा है इस अवसर का। तो खैर, मेरा ये कहना है कि कई बार आपको अवसर आते हैं, उस अवसर का लाभ उठाना चाहिए, और कई बार अवसरों की ओर ध्यान रखना चाहिए, एक। और दूसरी चीज कि जिन चीजों में आपकी रुचि है, आप तलाश करने की कोशिश कीजिए। आपकी रुचि के क्षेत्रों में, विषयों में ही संभावनाएं होती हैं। अगर आपकी रुचि का, दो चीजें, या तो आपकी रुचि का है उसमें आप डूब के कीजिए, कोई काम आप कर रहे हैं बहुत रुचि का नहीं है तो कोशिश कीजिए उसमें आपके रुचि की चीज मिल जाएगी, होती है, आप उसे तलाश नहीं पा रहे हैं, आपके रुचि की चीज उसमें होती है। तो उसको हमेशा एक्सप्लोर करने के, वो डीप रूटेड हो सकती है। यस। एक एक बहुत हिंसक व्यक्ति भी है, एक व्यक्ति जिसने कोई हिंसा की है, वो भी कई बार अपने किसी निजी के बीमार पड़ने पर, निजी के मर जाने पे वो भी रोता है, वो भी तरसता है, वो भी तड़पता है। अगर एक बार उसने कोई हिंसा की है जी। तो जो गांधी जी कहा करते थे ना, यह हमारा सिद्धांत है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं करो। तो दरअसल जो ऐसा किसी ने कर्म किया है, वो चीज हो सकती है कि आप अवॉइड करें, लेकिन उस पूरे को रिजेक्ट आप नहीं कर सकते, उसमें अच्छे कंटेंट भी होंगे। बिल्कुल। आप वो अच्छे कंटेंट उभर के नहीं आए हैं या आपको नहीं दिखाई पड़े हैं। तो ऐसा हर काम, हर व्यक्ति में वो कंटेंट होता है, उसके कई बार जल्दी दिखता है, देर से दिखता है, हम तलाश पाते हैं, हम नहीं तलाश पाते। बस मैं ये कहूँगा, लगे रहिए, करते रहिए, चीज़ें हासिल होती हैं। बहुत बढ़िया। एक कोई ऐसा एनेक्डोट छत्तीसगढ़ के इससे रिलेटेड जो आपने आर्कियोलॉजी में आपके इतने बड़े कैरियर स्पैन के समय आपने देखा है, या आपने वो चीज़ कहीं से आपके एक्सपीरियंस में आई वो कहीं से भी, जो बहुत खूबसूरत आपको लगी और ऐसा लगा कि छत्तीसगढ़ ने शायद ये चीज़ विश्व में को दिया है? कोई भी एक ऐसा छोटा-सा एक एनेक्डोट? नहीं, मुझे मेरे लगने को तो क्या कहिए, मुझे तो बहुत तुच्छ चीज़ें भी बहुत पसंद आ जाती हैं। तो वो पूरे छत्तीसगढ़ के लिए मैं कैसे कह दूँ? सिरपुर हमारा ऐसा स्मारक है, जी, ताला का रुद्र शिव है, जी। और ढेर सारे ऐसे स्मारक आर्कियोलॉजिकली हैं हमारे पास। और यूँ कहिए तो मुझे जिन स्थलों पे, जो बहुत दूरस्थ स्थलों पे काम करने का मौका मिला, हुँ, एक तरफ उत्तर में
सरगुजा डीपाडी में मुझे काम करने का मौका मिला, जी। लंबे समय रहने का। दूसरी तरफ बस्तर में ऐसे समय में जब वहाँ नक्सली गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा, बहुत सक्रिय थीं, सन 91 के का हुँ, दौर था वो, 90-91 का। हुँ, उस समय में गढ़धनौरा और भोगापाल जैसे जी, बहुत ही सेंसिटिव एरिया में मुझे वहाँ रहने का, काम करने का मौका मिला। कुछ उस दौरान कुछ थोड़ी घटनाएँ भी हुई थीं, कुछ हम लोगों के साथ भी। लेकिन वो काम का अपना एक अलग रोमांच था। और मैं सोचता हूँ कि मैदानी क्षेत्र में ताला में मुझे काम करने का मौका मिला। ऐसे बहुत सारे स्थल हैं और उन सारे स्थलों पे अपने काम करने का एक अलग एडवेंचर होता है। तो वो और दुनिया को, लोगों को क्या कहा जाए, जो ऐसी चीज़ें हैं मैंने महसूस किया था कि जो जब मेरे अपने काम के दौरान हुँ, ताला के रुद्रशिव की प्रतिमा जी, मुझे हमेशा ये लगता है, उसमें मैंने एक बहुत लंबा नोट भी लिखा है, एक रिसर्च पेपर है, उसकी पूरी कहानी। जी, तो वो मूर्ति का उत्खनन में मिलना हुँ, और उसके बाद उसका उस तरह से यूँ वन ऑफ द मोस्ट यूनिक स्कल्पचर, हुँ, और उस पे पूरा एक अलग से वॉल्यूम है। वो वॉल्यूम डॉक्टर लक्ष्मी शंकर निगम का जी, वॉल्यूम है। तो वो एक अकेली मूर्ति पे वो पूरा का पूरा वॉल्यूम है। उसमें अलग-अलग स्कॉलर्स के पेपर हैं और उस समय जो हमारे बहुत वरिष्ठ अधिकारी और आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर कल्याण चक्रवर्ती थे, उन्होंने, उनकी अंग्रेज़ी की किताब है वॉकिंग विथ अ शिवा। जी, वो मूल रूप से उस, एक तरह से कहें कि उस प्रतिमा से शुरू, उसके कवर पेज पे भी है। उस प्रतिमा के आगे-पीछे पूरे भारतीय कला को और विश्व की दूसरी जो कला संप्रदाय हैं, उनसे समझने की कोशिश है। तो मुझे अगर यूँ कहना हो, तो वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में कहना हो, तो मेरे अपने अब तक के काम करने के दौरान, अभी भी मुझे कुछ काम और करने का इरादा है। अब तक के काम के दौरान मैं मानता हूँ कि ताला के रुद्रशिव को मैं प्लेस कर सकता हूँ। आर्कियोलॉजी को जब हम सुनते हैं, एक तो आर्कियोलॉजिस्ट से मिलना जीवन में मुझे लगता है बहुतों के लिए एक सपना होता है, क्योंकि ये इतने चंद लोग हैं पूरे समाज में हमारे। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ और तो आर्कियो क्या आपने कभी आर्कियोलॉजिस्ट से मिले हैं? तो वो कहते हैं नहीं। तो बहुत चंद हैं आर्कियोलॉजिस्ट और ख़ास तौर से हमारे राज्य में तो और भी काफ़ी कम संख्या में हैं। ये बड़ा फ़ैसिनेट करता है लोगों को, ये जो कै एज़ अ करियर प्रोफ़ेशन के रूप में देखते हैं, बड़ा फ़ैसिनेट करता है, खजाने मिलते होंगे आप लोगों को, अ, तलाश होती होगी, बहुत सारे एडवेंचर्स होते होंगे। ऐसा कोई एक पर्सनल आपका निजी एक्सपीरियंस आर्कियोलॉजी में जो आपको काफ़ी एडवेंचरस लगा हो और आपने कभी वो पब्लिकली कभी ऐसे शेयर किया नहीं है अभी तक? नहीं, उसमें ऐसी कोई गुप्त बात है नहीं, जिसको शेयर करने और नहीं करने की बात हो। मैंने जैसा अभी कहा कि फाइंडिंग अलग-अलग होती है, वो फाइंडिंग दूसरों के लिए बहुत मामूली हो सकती है, हमारे लिए वो बहुत यूनिक होती है। हम लोग ताला में काम कर रहे थे और ताला में हम लोगों को एक 5th-6th सेंचुरी के रूलर हैं, प्रसन्न मात्र, उनका एक सिक्का मिला था, चांदी का सिक्का था। जी, वो चांदी का सिक्का मिलने पे जो मुझे एक्साइटमेंट हुआ था, प्रसन्न मात्र के क्रमादित्य, महेंद्रादित्य के सिक्के, रिपोज़े कॉइन्स मिलते थे और वो सारे के सारे सोने के सिक्के होते थे। तो वो टोकन हो माना जाता था कि ये यस, टोकन है, वो करेंसी नहीं है। यस, तो सोने के सिक्के से ज़्यादा रोमांचक चांदी का सिक्का मिलना हो सकता है, ये दूसरों को अजीब लगे, लेकिन वो चांदी का है, तो उससे मेरे दिमाग में सबसे पहले बात आई कि वो करेंसी है, टोकन नहीं है। टोकन नहीं है। ये प्रूफ करने का ये एक सिक्का हमको मिल रहा है। और मज़े की बात कि उसके महीने भर के अंदर हम लोगों का एक विज़िट हुआ मल्हार, हुँ, तो वहाँ मल्हार के एक
जिनका कलेक्शन होता था, ठाकुर गुलाब सिंह जी, जी। वो उनके पास एक कॉपर का सिक्का था जो प्रसन्न मात्र का था, जिस पे किसी की नजर नहीं पड़ी थी। ओके। तो उन दोनों सिक्कों को लेके हमारे जो लक्ष्मी शंकर निगम सर हैं, जी। उन्होंने उसको इंटरप्रेट किया और हम लोगों ने मिलके एक रिसर्च पेपर लिखा। गुलाब सिंह ठाकुर जी से मैंने रिक्वेस्ट किया कि ये बहुत वैल्यूबल है, यूँ तो कॉपर है, तो आप अगर सहमत हों तो इसे बिलासपुर संग्रहालय के लिए आप डोनेट कर दें। तो उन्होंने डोनेट किया। वाह! वो बिलासपुर संग्रहालय में अभी भी वो है और वो इतिहास का हमारे लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है कि अब प्रसन्न मात्र के सोने के भी, चांदी के भी, तांबे के भी सिक्के उपलब्ध हैं। लेकिन चांदी और तांबे का सिक्का एक ही है। तो बहुत सारे जो कॉइन कलेक्टर्स हैं, वो कहते हैं कि हम 5 सोने के सिक्के के बदले 1 तांबे का सिक्का ले क्या लेंगे। बात है! इतना बड़ा ब्रेक थ्रू डिस्कवरी, जो हालाँकि वो बात मेटल की नहीं है कि वो किस मेटल से बना है, बात है उस ब्रेक थ्रू की। इतिहास के वो जो एक लिंक को उसने उजागर किया, ये बात उसकी है। तो बहुत बहुत सुंदर डिस्कशन हुआ सर आपके साथ में, और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हालाँकि ये एक डिस्कशन जो है, ये जो आज हम जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये बहुत छोटा पॉडकास्ट है। आपके पास जो है, आप एक, हम लोग कहते हैं अक्सर, हम लोग, आप शायद सुने हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, बट हम लोग अक्सर बातें करते हैं, बाहर मार्केट में बातें होती हैं कि चलते फिरते आप एक एनसाइक्लोपीडिया हैं छत्तीसगढ़ के कल्चर, हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी के ऊपर में। तो इंसाइक्लोपीडिया वो होता है जो बहुत सारी रटी-रुटाई बात करता रहता है। मुझे इस शब्द से लगता है कि मेरा अपमान हो रहा है। अगली बार मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा इसका। नहीं, नहीं, जस्ट टेक Yes, तो इट। ऐसी कोई बात नहीं। थैंक यू, थैंक यू। तो आशा है एक नई सीरीज में हम फिर आपके साथ में मुलाकात करेंगे, और उस समय हम एक नए टॉपिक को लेकर बातें करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक था, ह्यूमंस एंड देयर इवोल्यूशन। तो कैसे मनुष्य आते हैं, कैसे वो आगे बढ़ते हैं, और कैसे वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स मिलकर एक पूरी के पूरे समाज को बनाते हैं। तो आज का ये हमारा टॉपिक था जिस पे आप आज हमारे साथ रहे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, और धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। तो आज का ये जो हमारा एपिसोड है डॉक्टर राहुल कुमार सिंह सर के साथ में, इसको आज हम यहीं पे एंड करते हैं, एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।